प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 की एसएसटी के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर आपको बता दें कि हम बुक वाइज जो है यहाँ पर इसके सॉल्यूशन करवाएंगे। अदर विषयों में हमने क्या किया कि उसमें जो है पार्ट के आधार पर यानी कि पार्ट लिए थे, उसमें हमने करा था। लेकिन हम यहाँ पर पार्ट 1 में जो है यहाँ पर हम हिस्ट्री की बुक के क्वेश्चन करवा रहे हैं। फिर पार्ट 2, पार्ट 4, 5 यानी कि 5 पार्टों में जो है आपके सामाजिक के पेपर हम यहाँ पर सॉल्यूशन करवाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि 18वीं शताब्दी के दौरान फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभाजित था और वो कौन कौन से वर्ग थे। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, इसका आंसर क्या होगा कि 18वीं शताब्दी के दौरान फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में विभाजित था। कौन कौन से वर्ग थे देखिए, प्रथम स्टेट जिसमें कौन थे, जिसमें चर्च के पादरी आते थे। द्वितीय स्टेट जिसमें फ्रांसीसी समाज का कुलीन वर्ग आता था, तथा तृतीय स्टेट जिसमें बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, भूमिहीन मजदूर आदि आते थे। तो इस तरह से ये जो है 3 जो वर्गों में फ्रांसीसी समाज बटा हुआ था और लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। इसके बाद देखिए, जो फ्रांस में जो नया संविधान लागू किया गया था उसके अनुसार जो है क्या हुआ था। देखिए, उसमें क्या किया गया था कि मतदान का अधिकार केवल सक्रिय नागरिकों को मिला, जो कौन थे, पुरुष थे और जिनकी उम्र कितनी थी, 25 वर्ष से अधिक थी और जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। इसके बाद महिलाओं एवं अन्य पुरुषों को निष्क्रिय नागरिक कहा जाता था। राजा की शक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी समाज की महिलाओं का जीवन कैसा था। तो देखिए, उनका जीवन कैसा था कि जीविका निर्वाह के लिए उनको काम करना पड़ता था और बाजारों में सामान बेचना पड़ता था। संपन्न घरों में उनको नौकरी करनी पड़ती थी और अपने परिवार का पालन पोषण करना पड़ता था और मजदूरी पुरुषों से कम उनको दी जाती थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा देखिए, 1799 में डायरेक्टरी के शासन का अंत करके वह फ्रांस का प्रथम काउंसिल बन गया था और 1793 से 96 के मध्य में जो है पश्चिमी यूरोप पर उसने विजय पाई। उसके बाद सत्ता पर कब्जे के बाद खोए हुए भूखंड पुनः वापस ले लिए। ऑस्ट्रिया, प्रसा और रूस को जो है परास्त किया और समुद्र के ऊपर ब्रिटिश नौसेना पर फ्रांसीसी अपना प्रभुत्व कायम नहीं कर सके। तो इस तरह से जो है नेपोलियन के उदय को समझा जा सकता है। इसके बाद देखिए, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, रोबेस्पियर के शासनकाल को आतंक का राज क्यों कहा जाता था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, इसका क्या आंसर है कि रोबेस्पियर ने 1793 में फ्रांस की सत्ता पर कब्जा कर लिया और 1793 से 1794 के बीच रोबेस्पियर ने नियंत्रण और दंड की सख्त नीति अपनाई। उसकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले विरोधियों और पार्टी सदस्यों द्वारा मौत की सजा सुना दी जाती थी। इन्हीं शक्तियों के कारण 1793 से 1794 के शासनकाल को आतंक का राज कहा जाता था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर हम केवल 2 नंबर और 2 नंबर से अधिक 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर वाले क्वेश्चन का ही हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसके बाद जो हमारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं और वन लाइनर जो क्वेश्चन है उनको हम अलग से आपको करवाएंगे। तो देखिए, इसके बाद अगला पार्ट का क्वेश्चन है कि 1905 से पहले रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात कैसे थे। तो देखिए, क्या था उसमें कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है समाज मजदूर, अभिजात वर्ग और चर्च के बीच में जो है बटा था और लगभग 85% जनसंख्या कृषि कार्य से जुड़ी हुई थी और कारखानों से प्राप्त लाभ पर मालिकों का जो है हक होता था और मजदूरों, भूमिहीन किसानों व महिलाओं को जो है शासन में भाग लेने का अधिकार नहीं था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेनिन की अप्रैल थीसिस की मुख्य मांगे क्या थी। तो देखिए, लेनिन की अप्रैल थीसिस की मुख्य मांगे थी, पहले थी युद्ध को समाप्त कर दिया जाए और जमीन किसानों को दे दी जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। ये लेनिन की अप्रैल थीसिस की मुख्य मांगे थी।
इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खूनी रविवार की घटना का वर्णन करें। खूनी रविवार की घटना का वर्णन करें तो देखिए खूनी रविवार की घटना क्या थी। रूस के जार का शासन जो है अत्याचारपूर्ण होना और जनवरी 1905 में एक रविवार को लोगों का जार में मिलना और याचिका देने का प्रयत्न और मिलने के स्थान पर जो है मजदूरों पर हमला किया गया था। हमले में जो है 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए और 300 से ज़्यादा जो है घायल हुए। यह घटना खूनी रविवार के नाम से जानी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर करें आप। इसके बाद देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है 1917 की रूसी क्रांति से पहले रूस में श्रमिकों की क्या हालत थी। तो देखिए उनके क्या था कि सामाजिक एवं आर्थिक बदलावों का दौर था और औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे। औद्योगिकरण ने औरतों, आदमियों और बच्चों को कारखानों में जो है खड़ा कर दिया था और काम के घंटे ज़्यादा और मजदूरी बहुत कम होती थी और वस्तुओं की मांग में गिरावट आने से बेरोजगारी का बढ़ जाना भी एक समस्या थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध का रूस की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए क्या प्रभाव पड़ा था कि जागीरों को छीनकर किसानों में भूमि का बंटवारा हो गया था। उद्योगों पर जो है राज्यों का नियंत्रण हो गया था और विकास के लिए जो है आर्थिक नियोजन किए गए हैं और साम्राज्यवाद का अंत हुआ और अंतर्राष्ट्रीयता को जो है वो प्रोत्साहन दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदारवादियों एवं परिवर्तितवादियों में क्या अंतर था, स्पष्ट करें। देखिए यहाँ पर उदारवादी और परिवर्तनवादी में अंतर पूछा गया है। तो देखिए उदारवादी क्या होते हैं, इन्हें सभी धर्मों का जो है आदर करते हैं और अनियंत्रित सत्ता का जो है विरोध करते हैं और व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा का पक्षधर होते हैं और प्रतिनिधित्व आधारित निर्वाचित सरकार के पक्ष में होते हैं। जबकि परिवर्तनवादी क्या होते हैं कि बहुमत आधारित सरकार के पक्षधर होते हैं और विशेषाधिकार का जो है विरोध करते हैं और संपत्ति के केंद्रण का भी विरोध करते हैं और महिला मताधिकार आंदोलन का समर्थन करते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि नाज़ी जर्मनी में जो है युवाओं की स्थिति क्या थी। तो देखिए जर्मन और यहूदियों के बच्चे एक साथ बैठ नहीं सकते थे और जिप्सियों, शारीरिक रूप से अक्षम तथा यहूदियों को स्कूल से निकाल दिया गया। स्कूली पाठ्य पुस्तक को फिर से लिखा गया जहां नस्लीय भेदभाव को बढ़ावा दिया गया और 10 साल की उम्र के बच्चों को युगफोंग में जो है दाखिल करा दिया जाता है, जो कि क्या था एक युवा संगठन था। और 14 साल की उम्र में सभी लड़कों को हिटलर यूथ की सदस्यता अनिवार्य कर दी गई थी। तो ये थी वहाँ पर जर्मनी में युवाओं की स्थिति। इसके बाद इसी में जो है आपसे महिलाओं की स्थिति भी पूछी जा सकती है। तो महिलाओं की स्थिति क्या थी उस समय कि लड़कियों को अच्छी माँ और शुद्ध रक्त वाले बच्चों को जन्म देना उनका प्रथम कर्तव्य बताया जाता था। इसके बाद नस्ल की शुद्धता बनाए रखना, यहूदियों से दूर रहना और बच्चों का नाज़ी मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देने का दायित्व उन्हें जो है सौंपा गया। और 1933 में हिटलर ने कहा मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ हैं। इसके बाद देखिए नस्ली तौर पर जो है वांछित बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को अस्पताल में विशेष सुविधाएं, दुकानों में ज़्यादा छूट, थिएटर और रेलगाड़ी के सस्ते टिकट और ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली माताओं को कांसे, चांदी और सोने के लगाए दिए जाते थे। लेकिन अवांछित बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को दंडित किया जाता था। आचार संहिता का उल्लंघन करने पर उन्हें गंजा कर मुंह पर कालिक पोत पूरे समाज में घुमाया जाता था। न केवल जेल बल्कि उनसे तमाम नागरिक सम्मान और उनके पति व परिवार भी छीन लिए जाते थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्सराय की संधि से क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या पूछा जाता है कि जून 1919 में वर्सराय की संधि पर हस्ताक्षर हुए जिसमें जर्मनी के ऊपर मित्र शक्तियों ने कई अपमानजनक शर्तें थोपी। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो वो शर्तें क्या थी देखिए, युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद के तहत 6 अरब पौंड का जुर्माना लगाना, युद्ध में हुए क्षति के लिए सिर्फ जर्मनी को जिम्मेदार मानना और जर्मनी को सैन्य विहीन करना और सारे उपनिवेश 10% आबादी, 13% भूभाग और 75% लौह भंडार और 26% कोयला भंडार का मित्र राष्ट्रों में आपस में बांट लेना आदि इस तरह की जो है सब शर्तें जो हैं थोपी गई। इसके बाद देखिए एक और है कि वर्सराय की संधि द्वारा जर्मनी में
वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई, जिससे कई सारी समस्याओं से जूझना पड़ा। तो उन समस्याओं को भी आपसे पूछा जा सकता है। तो वो देखिए कौन कौन सी समस्याएं थी। वर्सराय में हुए अपमान के लिए वाइमर गणराज्य को जो है जिम्मेदार ठहराया गया और हर्जाना देने के कारण आर्थिक क्षति हुई और उन्हें नवंबर के अपराधी कहकर मजाक उड़ाया जाता था। वाइमर गणराज्य के हिमायतियों में समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेट खेमे के लोग थे और जर्मनी को अति मुद्रास्फीति, ऐसी स्थिति जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती हैं या मुद्रा का मूल्य काफी घट जाता है, से जूझना पड़ा था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी में प्रसिद्ध विशेषाधिकार कब पारित किया गया, इसके क्या परिणाम हुए। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या होगा कि विशेषाधिकार अधिनियम 3 मार्च 1933 को जो है पारित किया गया था और इसके द्वारा कानून जर्मनी में तानाशाही व्यवस्था स्थापित की गई थी और इस कानून ने हिटलर को केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का अधिकार दे दिया और नाजी पार्टी व उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी पार्टियों, ट्रेड यूनियनों पर जो है पाबंदी लगा दी गई थी। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन एक साथ की, औपनिवेश काल में खेती के तेजी से फैलने के क्या कारण थे। तो देखिए वो क्या कारण थे कि अंग्रेजों ने जो है व्यावसायिक फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया था और बढ़ती शहरी आबादी का पेट भरने के लिए और औद्योगिक उत्पादन के लिए कच्चे माल की जरूरत होने की वजह से जो है उपनिवेश काल में जो है तेजी से खेती बढ़ने लगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में बलूत यानी कि आग के जंगल लुप्त होने से क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए इसमें क्या प्रभाव पड़ा कि इंग्लैंड में बलूत के जंगल लुप्त होने के अनेक प्रभाव पड़े कि बलूत की लकड़ी में नमी के कारण शाही नौसेना के समक्ष लकड़ी की आपूर्ति समस्या खड़ी हुई और मजबूत तथा निरंतर आपूर्ति में कमी आने के कारण इंग्लैंड में जहाज़ों के निर्माण में भी कठिनाइयां आने लगी। इसके बाद जो है भारत से बड़े पैमाने पर लकड़ी का निर्यात होने लगा, इसके लिए भारतीय वनों की जो है कटाई होने लगी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जावा में डचों द्वारा वन कानून बनाने के बाद जो है क्या क्या समस्याएं या क्या क्या परिवर्तन हुए। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि ग्रामीणों का वनों में जो है प्रवेश जो है निषेध कर दिया गया और वनों से लकड़ियों की कटाई कुछ विशेष कार्यों जैसे नाव बनाने या गन बनाने के लिए किया जा सकता था, वह भी विशेष वनों से निगरानी में, और मवेशियों के चारण परमिट के बिना लकड़ियों की जो है ढुलाई और वन के अंदर घोड़ा गाड़ी या मवेशी पर यात्रा करने पर दंड का प्रावधान था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औपनिवेश काल में घुमंतू चरवाहों के जीवन में क्या परिवर्तन आए और उसके क्या प्रभाव जो है पड़े, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए उपयोगिता यानी कि परिवर्तन देखिए, भूमि कर बढ़ाने के लिए चरवाहों का कृषि भूमि में बदलना, तो इससे देखिए क्या प्रभाव पड़ा कि मवेशियों की संख्या जो है कम होती चली गई और वन कानूनों के द्वारा वनों का वर्गीकरण, तो इससे क्या हुआ कि स्वतंत्र आवाजाही पर रोक लगी तथा परमिट के बिना आने जाने पर जुर्माने की व्यवस्था की गई और 1871 में अपराधी जनजाति नियम लागू किया गया जिससे उन्हें अपराधी घोषित कर दिया गया तथा एक क्षेत्र विशेष में ही उन्हें रहने का निर्देश दिया गया और स्थानीय पुलिस की सतर्क निगरानी में परमिट के आधार पर ही किए जा सकते थे। आमदनी बढ़ाने के लिए भूमि, नहर, नमक व्यापार, यहाँ तक कि जानवरों पर भी जो है टैक्स लगा दिया गया। तो इसका क्या प्रभाव पड़ा देखिए, प्रत्येक समूह को मवेशियों की संख्या के आधार पर पास जारी किया गया जो उन्हें चारागाहों में घुसने से पहले दिखाना पड़ता था। इस प्रकार इस टैक्स व्यवस्था ने उनका जीवन जो है दूभर कर दिया था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मसाई समाज किन दो सामाजिक समूहों में बट गया था। तो देखिए वो कौन थे, पहला था वरिष्ठ जन यानी कि एल्डर्स, जो कि जिनका क्या काम था शासन चलाना और समुदाय से जुड़े मामलों पर जो है विचार विमर्श करना और आपसी झगड़े जो है सुलझाना, और दूसरा था योद्धा यानी कि वॉरियर्स, जो क्या करते थे ज़्यादातर इसमें नौजवान होते थे और कबीले की सुरक्षा तथा युद्ध करते थे। दूसरा कबीले से जानवर छीन कर लाना जो धन समझा जाता था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घुमंतू समुदाय अपने स्थान क्यों बदलते थे। तो देखिए घुमंतू समुदाय अपने स्थान क्यों बदलते थे, क्योंकि उन्हें अच्छे चारागाह की जो है खोज होती थी और मौसमों के बदलने के कारण और पानी की खोज के कारण और कंदमूल फल सब्जियों की खोज के कारण और उत्पादों को बेचने के लिए। इसके बाद देखिए ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इसके बाद हमारा अंग्रेज सरकार जो है चरागाहों को कृषि की जमीन में क्यों
बदल देना चाहती थी। देखिए चारागाहों को कृषि की जमीन में क्यों बदल देना चाहती थी, तो देखिए इसके क्या कारण थे कि सरकार का मानना था कि इससे लगा कर आमदनी बढ़ेगी और ऐसा सोचना कि वन बेकार होते हैं जबकि कृषि फायदेमंद है। चरवाहों को वनों से दूर करना, ऐसे वन जहां टीक, साल, सागौन व शीशम के पेड़ थे उनसे लकड़ी का मिलना और इससे जूट, कपास, गेहूं आदि का उत्पादन बढ़ जाता था जिनकी इंग्लैंड में बहुत मांग थी। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हमने इस पार्ट में जो है हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनका हमने यहाँ पर सॉल्यूशन करा है। इसके बाद हम इसके एमसीक्यू और वन लाइनर क्वेश्चन का हम आपको सॉल्यूशन करवाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।